हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर फाइन। सो हम लोग देख रहे हैं लोक भारती 10th क्लास। उसमें हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है गोवा। जैसा मैंने देखा, विनय शर्मा इसके लेखक है। ठीक है, हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके गद्य संबंधी देख लेते हैं। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, ठीक है ना, उन्हें प्रस्तुत किया था। मतलब ट्रैवलिंग के लिए दौरान के अंदर में वहाँ पे जो गोवा में जो सी है, पूरे समंदर से छोटे जो है, वहाँ पे समंदर के खूबसूरती के ब्यूटीफुल और खूबसूरती के बारे में हमें बताया है, किनारों के बारे में। उसके बाद साथ ही साथ वहाँ की जीवन शैली, वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है वहाँ की, उसके बारे में हमें बताया है। और त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। उसके बाद में वहाँ पे जो त्योहार होते हैं उसके बारे में हमें बताया और पहले उसके अंदर लेसन के अंदर हमें दिखाया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। गोवा, ये नाम सुनते ही सभी का मन तरंगित हो उठता है, और हो भी क्यों ना। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट। गोवा का नाम सुनते ही सब लोग थोड़े से हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, और सबका दिल बोलता है कि वहाँ जाना इस तरीके से, गोवा का नाम सुनते ही। और क्यों ना हो इस तरीके से। यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। और गोवा की जो वहाँ पे प्रकृति, मतलब नेचुरल सीनरीज जो है वहाँ की आबो हवा, वहाँ का एनवायरनमेंट इस तरीके से, वहाँ की आबो हवा, और वहाँ की जीवन शैली मतलब लाइफ स्टाइल जो है वहाँ की, डेली लाइफ जो है वहाँ की, यही सबका आकर्षण, मतलब अट्रैक्टिव रहा है, मतलब यही सबका अट्रैक्शन रहा है वहाँ पे। इस तरीके से पर्यटक का लोग जाते हैं वहाँ पे और खींचे चले जाते हैं वहाँ पे। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। और ये हमारा जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया में छोटी सी जगह पर है गोवा, छोटा सा राज्य है, छोटा सा स्टेट है, फिर भी पूरे इंडिया की दिल की धड़कन है। इस तरीके से जो भी वहाँ पे जो जाते हैं उनकी धड़कन बना रहता है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। यही वजह है कि गोवा के बारे में बहुत सुना था, वहाँ की खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी के बारे में, इस तरीके से सीनरीज के बारे में। तो यही कारण होता है इंदौर से वो गोवा के लिए पूरे परिवार, फैमिली के साथ जाते हैं। खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी परिवार हमारे साथ शामिल हो गए। बाद में बीच में जो खंडवा होता है वहाँ से क्या हुआ, उनके जो रिलेटिव्स है दूसरे, इनकी वाइफ की सिस्टर और उनकी वाइफ की सिस्टर की फैमिली पूरी, ठीक है, साड़ू, उनकी भी फैमिली आके उनको ज्वाइन हो जाती है और वहाँ से निकल पड़ते गोवा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। जब 23 नवंबर को मडगांव में रुकी ट्रेन तो सवेरे का उजाला हो चुका था। एक टैक्सी ने हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। वैसे वहाँ पे टैक्सी आई, उसने हॉर्न बजाई तो उसका, इनका जो माइंड था, मतलब जो ध्यान था, अट्रैक्शन उधर गया है, थोड़ा सा ध्यान उधर गया है, और तवज्जो उधर देते फिर उसका सब टैक्सी में बैठ गए हॉर्न बजाती। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। जो टैक्सी में बैठने के बाद में टैक्सी जो है छोटी, मतलब नैरो रोड पर जा चुकी और चलते गई, इस तरीके से दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंके से मन प्रसन्न हो गया। यात्रा की सारी थकान मिट गई। और शीतल हवा मतलब ठंडी हवा जिसको बोलेंगे, उसको बोलते हैं शीतल। ठंडी हवा के साथ ही जब जा रहे थे, ठंडी हवा लग रही थी इनको कार में ही, तो जाते जाते इनको जो ट्रैवलिंग का जो एक थोड़ा सा वो था, मतलब थकान थी, ठीक है ना, यात्रा मतलब ट्रैवलिंग की जो थकान थी वो मिट गई पूरी ठंडी हवा के साथ में, इस तरीके से बोला है। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। बाकी इन्हें खुद सोच रहा था, मतलब हम लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो इसका एक अलग ही मजा होता है। इस तरीके से जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। और हमारे डेली लाइफ से हम लोग बोर हो गए हो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करना है हमें, तो बेस्ट वे कि आप नई जगह पे इस पे आके विजिट करें और बाहर जाए घूमने फिरने के लिए। ये बेस्ट वे होता है माइंड फ्रेश करने के लिए, इस तरीके से बोला उन्होंने।
बदलते हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। उसके बाद आप कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो साथ में क्या होता है, आपका वहाँ का आबो हवा इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो आपका माइंड भी साइलेंस होता है, आराम करता है, और आप भी क्या हो जाते हैं, कुछ टाइम के लिए आपकी बॉडी भी फिजिकली मेंटली आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं और माइंड फ्रेश होता है आपका बाहर जाने से। नेक्स्ट पैरा। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। ठीक है, 5 किलोमीटर दक्षिण से वहाँ पे रिसोर्ट होता है उनका, वहाँ पे जाके रिसोर्ट में जाते ही है। ये रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, रिसोर्ट पहले से बुक कर लिया था जाने से पहले से उन्होंने, इसलिए औपचारिकता खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सीट में चले गए। पहले से रिसोर्ट बुक किया गया था, उसके बाद में एक औपचारिकता मतलब जान पहचान बताने के बाद में और कार्ड्स वगैरह आइडेंटिफिकेशन वगैरह पूरे होने के बाद में होता है, प्रोसेस होने के बाद में उन्होंने फिर अपने सीट्स में चले जाते हैं। इससे पहले कि हम कमरों के बाहर निकले मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बताता हूँ। इसके पहले कि हम अपने कमरों के बाहर निकले, गोवा की कुछ खास बातें, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ इस तरीके से। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। जो गोवा जो स्टेट है 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, इस तरीके से बटा हुआ है। दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला, एक है दक्षिण गोवा, एक होता है उत्तर गोवा, नॉर्थ साउथ, इस तरीके से, जिसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और गोवा स्टेट की जो राजधानी है, कैपिटल से पणजी बोल के है, और ये मांडवी नदी रिवर के पास में है सिटी। ये नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। और जो मांडवी नदी जो है पूरे ईयर तक मतलब बहुत बड़ी है, उसमें कंटिन्यू पानी रहता है और पूरे साल पानी से भरी रहती है पूरे ईयर। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। और समुद्र के किनारे है गोवा, इसके लिए क्या होता है, इसमें मौसम में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी रहती है, नरम रहता है, नमी रहती है हर जगह मौसम हवा में। शरीर चिपाता रहता है लेकिन मुंबई जितना नहीं। और ह्यूमिडिटी होने की वजह से क्या होता है, समंदर के नजदीक होने से क्या होता है, बॉडी में थोड़ा सा चिपचिपापन होता है, पर मुंबई इतना नहीं है, थोड़ा बहुत होता है वहाँ पे, इस तरीके से बोला है। क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है, फिर भी धूप तो तीखी होती है। और यहाँ का जो पूरा जो है एनवायरमेंट, वहाँ का जो क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, तो ये हरियाली ज्यादा है वहाँ पे, और इस तरीके से थोड़ी धूप तो तीखी होती ही है साथ में, इस तरीके से। नेक्स्ट पैराग्राफ। यूं तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए हैं। अब जो गोवा है, गोवा जो मशहूर है, फेमस है काय के लिए, उसकी खूबसूरती, आइलैंड्स जो है वहाँ पे तटों के लिए, और वहाँ पे फेमस बड़े बड़े होटल्स और जिसको बोलेंगे महंगे होटल जिसको बोलेंगे उसके लिए भी फेमस है, और वहाँ की लाइफस्टाइल के लिए फेमस है। उसके अलावा वहाँ पे सांस्कृतिक और विरासत भी समेटे हुए। सांस्कृतिक मतलब जो अपने जो पुरानी जो एशियंस के जो उनके रीति रिवाज है वो भी वहाँ पे समेटे हुए, इस तरीके से भूले नहीं है वो लोग, इस तरीके से बोला उन्होंने। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद ले। यहाँ की शाम बहुत अच्छी होती है, इवनिंग बहुत मजेदार होती है, तो ठीक है चलो इस इवनिंग का हम आनंद ले, मजे ले। नेक्स्ट पेज। आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। हम मजे लेने के लिए इवनिंग का हम बीच की ओर चलते हैं। कौन से बीच की ओर? बेनालियम। आप भी चले क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम, और आप भी चलो हमारे साथ में बीच की ओर। वो बहुत साइलेंट प्लेस है और बहुत खूबसूरत प्लेस है, बीच है वो, इस तरीके से। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम के बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। दिन भर जो है थक गए थे, एग्जॉस्ट हो चुके थे, उसके बाद में जब बीच पे जा रहे थे उनको बहुत अच्छा फील हो रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी।
रिसोर्ट से जो बीच है मिलेनियम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। ये लोग पैदल जा रहे थे, फिर भी जल्दी चल रहे थे, फिर भी वो जो डिस्टेंस है वो कवर हो नहीं रहा था। इस तरीके से अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था, और अरब सागर, अरबी सी जिसको बोलेंगे, अरबी समुद्र, वो देखने के लिए उनका बहुत ज्यादा खुश थे, उत्साह बढ़ते ही जा रहा था उनके अंदर देखने के लिए। तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी जो किसी रणभेदी की तरह थी, और तभी उनको नजदीक पहुंचते समंदर के तो लहरों की आवाज होती है, सुनाई देती है समंदर की, तो और खुश हो जाते हैं और एनर्जी से फिर वो आगे बढ़ने स्टार्ट करते हैं बीच की ओर। हम सभी दौड़ पड़े, सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी घसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठा कर भाग रहे थे, और वो रेत में चल रहे थे, थोड़ा मुश्किल हो रहा था चलने के लिए, दौड़ने के लिए, फिर भी वो एक एनर्जी के साथ में वापस दौड़ते, क्योंकि समंदर की आवाज उनको सुनाई देती लहरों की, तो वो स्पीड से जाते। और खूबसूरत समंदर देखते ही मैं उसमें जाकर लिपट गया। जैसे समंदर नजदीक आता है, वो समंदर के अंदर जाके पानी में जाते हैं। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए, आज उन साथ में बच्चे थे तो वो क्या कर रेत का घर बना रहे थे। लहरें उनका घर गिरा देती तो वो दूसरी लहर आने के पहले ही नया घर बनाने में जुट जाते हैं। जो बच्चे होते हैं छोटा सा घर बनाते हैं, पानी की लहर आती थी वो घर तोड़ देती थी, तो बच्चे फिर वापस से क्या करते थे, दूसरी लहर आने से पहले वापस से घर बना के रेडी करके रखते थे स्पीड से। इस तरीके से यही क्रम चलता रहा और इस तरीके से चलते रहता था। लहर आती थी, इनका घर गिरा देती थी बच्चों का, बच्चे फिर वापस से घर बनाते थे, लहर आती थी, गिरा देती थी। ये एक सीक्वेंस चलती रही, क्रम उसको बोलेंगे, सीक्वेंस को। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं। मैंने बच्चों से सीखा, मतलब मुझे एक मैसेज मिला कि अगर आपको करना, इम्पॉसिबल चीज कुछ भी नहीं है, अगर आप करने में रखते हैं बिलीव, करना है आपको, तो आप बार बार कर सकते हो उस तरीके से, अगर कितना भी प्रॉब्लम, कितने भी डिफिकल्टीज फेस क्यों ना उस तरीके से, और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य है। बाद में वो कोने पे बैठ जाते हैं और उनका ऐसा फील होता है कि लहर हमसे बोल रही है, बात कर रही है। क्या बात कर रही है? कि हर चीज बनने के बाद में उसको मिटना ही है, यही नियति है, मतलब यही कुदरत का कानून है। ठीक है, यही एक कानून है कि जो भी चीज बनेगी उसको मिटना ही एक दिन, इस तरीके से। और यही जीवन का सत्य है, मतलब यही लाइफ का ट्रूथ है कि जो भी चीज दुनिया में आएंगी तो उसको जाना ही है लौट के, जो भी चीज बनेगी उसको टूटना ही है और मिटना ही है इस दुनिया से, जाना ही है इस तरीके से। नेक्स्ट पैरा, यहाँ एक मजेदार दृश्य भी देखने को मिला। वहां पे उनको एक मजेदार दृश्य, एक इंसिडेंस होते रहता है तो वो देखने को मिला। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टीटी की आवाज भी उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल अब जो पक्षी वहाँ पे जो बर्ड्स होते रहते हैं तो वो भी क्या करते हैं, टीटी आवाज करते, तो इनका भी अट्रैक्शन क्या होता था, उसकी ओर जाता था। अब जो बर्ड्स होते हैं, दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं। और जो बर्ड्स होते हैं वो नजदीकी होते हैं किनारे के, कि जो पानी के लहर साथ में जो मछलियां बह के आती है तो उसका शिकार करते हैं। लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। और बर्ड्स एक ही डायरेक्शंस में, बहुत ज़्यादा हवा चलती है, विंड्स के साथ में उड़ नहीं पाते, तो वो सुस्ताने के लिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं, तो किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है, तो वहाँ पे किनारों पे कुत्ते भी रहते हैं, वो वेट करते हैं कि कब बर्ड्स बैठेंगे और कब हम उनके ऊपर हमला करेंगे। इस तरीके से मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। और जो कुत्तों को सफलता कम मिल पाती है, मतलब कामयाबी कम मिलती है, बर्ड्स कैच करने में बहुत कम सक्सेस होते हैं। पक्षियों को बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। जो बर्ड्स का स्टॉप होना, मतलब वहाँ बैठना और कुत्तों को हमला करना, फिर जो वापस बर्ड्स ने टीटी आवाज करके फिर एक साथ सबने उड़ना, तो ये सब जो वहाँ पे टूरिस्ट होते हैं उन सबका अट्रैक्शन बना रहता है और देखते रहते हैं ये भी टूरिस्ट पूरे। इस तरीके से सैलानियों का मतलब टूरिस्ट का।
वो मनोरंजन एक इंटरटेन चलते रहता है इस तरीके से। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदाई ले, वैसे चंद्रमा में नहाकर समुद्र नया ही चेहरा नजर आने लगा। जैसे सनसेट हो जाता है, सूरज चला जाता है, उसी के साथ में फिर क्या होता है, फिर बाद में चांद जो होता है, मून आता है ऊपर, तो उसका जो नज़ारा अलग होता है। अब समुद्र साई और भयावह दिखने लगा, और जो समुद्र का रात के टाइम पे वो थोड़ा भयान दिख रहा था, पूरा डरावना दिख रहा था, इस तरीके से दिखने लगा। नेक्स्ट पैरा। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई, और नेक्स्ट डे हमने क्या करा कि बस से हम लोग गोवा घूमेंगे इस तरीके से। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक अधिक किराए पर मिल जाती है, और उन पर ही घूमने का मज़ा ही आता है। और जो गोवा में क्या होता है, आपको एज रेंट के ऊपर बाइक मिलती है, 2 व्हीलर्स, तो उसके ऊपर मेन घूमने का मज़ा आता है गोवा के। आप रेंट पे आप बाइक लेते, हायर करते, बाइक लेते, और उसके ऊपर आप घूमते गोवा, तो वो मेन रियल मज़ा है। पर लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा, पर उनके साथ में फैमिली थी, फैमिली साथ में छोटे बच्चे वगैरह भी थे, तो इसलिए उन्होंने क्या बेहतर समझा, कन्वीनियंट समझा कि हम बस से ट्रैवलिंग करेंगे, बस से गोवा घूमेंगे इस तरीके से। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। वहाँ पे क्या, समुद्र के किनारे गोवा है, तो वहाँ पे सी फूड जो होते हैं, समुद्र के जो सी फूड सब में ज़्यादा होता है। बट जो कोई एक जनरली वेज होता है, ठीक है ना, कोई वेज जाते हैं वहाँ पे, शाकाहारी होते हैं, तो वहाँ पे उन खाने का थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है इस तरीके से, थोड़ा सा समस्या रहती है टूरिस्ट को जो प्योरली वेज होते हैं। काफी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली ही हो गई। और काफी घूमने के बाद में आपको अच्छे होटल्स और अच्छा खाना अगर मिल गया तो आपकी किस्मत, और साथ में आपके पैसे तो ज्यादा आपको खत्म होना ही है, जेब तो खाली होनी ही है आपकी, इस तरीके से। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते हैं। तो इस वजह से हमको प्रॉब्लम्स पहले तो पता थी कि वहाँ पे खाने की परेशानी होंगी, प्योरली वेज जो है, तो इस तरीके से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो रिसोर्ट हमने बुक किया था, हमने वहाँ से ही खा पी के, मतलब वहाँ पे हम हमारा खाने का बंदोबस्त रखते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट पेज। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7-8 ही बीच है। सबसे पहले अंजुना बीच पहुंचे ये, वहाँ पे गोवा में तकरीबन 40 बीच है, 40 बीचेस है पूरे आइलैंड से 40। उसमें से जो फेमस और जो बड़े हैं या मतलब फेमस है, वो 7-8 ही फेमस आइलैंड से बीच है। अंजुना बीच के नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। अंजुना बीच में क्या है, नीला पानी है पूरा वहाँ का, और वहाँ पे पथरीला भी एरिया है, तो ये बहुत खूबसूरत भरा है इस तरीके से। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। इसके एक बहुत बड़ा पहाड़ी है, तो वहाँ से पहाड़ के ऊपर से बहुत अच्छा खूबसूरत सीनरीज दिखती है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है, और समुद्र में जाने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है पहाड़ के। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है, और नीला पानी जो है समुद्र का पत्थर से जाके टकराते रहता है इस तरीके से। पानी के काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। पानी पानी की लहर जो है पत्थरों पे जाती थी, तो उससे पत्थर जो कमजोर हो गए, और कई जगह दरारें भी हो गई पत्थरों में, तो पानी अंदर भी चला जाता है। साथ ही समुद्र में काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच पानी भर गया है, और समुद्र का एक टाइम होता है ऊपर आगे तक जाता है, बाद में टाइम थोड़ा पीछे तक उसकी लहरें आती है इस तरीके से। तो जब आगे तक गया तो उसमें कई जगह पत्थरों में से पानी भर गया है इस तरीके से। इससे वहाँ कई ने अपना घर बना लिया है, और बहुत से लोग मतलब जो होते हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, बहुत से लोग वहाँ पे अपना घर बना लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी जहाँ पे हो आया था। तो फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है। और वहाँ पे जब समुद्र के पत्थर आपने अगर देखा होगा, तो वो पे क्या है, थोड़ा सा फिसलने का रहता है डर, पत्थरों से फिसलन रहती है, वो डर हमेशा रहता है। पर यहाँ पे बोल रहा है कि जो संघर्ष है, संघर्षों में ही जीवन है, आपको फेस चैलेंजेस है, मतलब प्रॉब्लम्स में ही आपका लाइफ है, इस तरीके से बोला है। ये फिसलने का डर रहता है, फिर भी लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर से जाते ही पत्थरों पे से चलते ही और जाते ही है। इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग अंदाज है और एक अलग आनंद है। इसलिए यहाँ घूमने का भी एक अपना ही एक अलग से मजा है और एक आनंद है, खुशी है।
यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने में, दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। वहाँ पे जो युवा जो यंग होते हैं वो तो अपना एंजॉय करते रहते हैं, बट बाकी जो दूसरे लोग आए थे वो फैमिली होती है, तो फैमिली क्या करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर ही ध्यान देते हैं और उनके ऊपर ही बोलते रहते हैं कि आप यहाँ मत जाओ, यहाँ पे रहो, इस तरीके से। तो बोलने में पूरा ध्यान उनका बच्चों के ऊपर रहता है और वो पूरा ध्यान उनके ऊपर ही रखते हैं इस तरीके से। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनेलियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। अब इन्हों क्या बोल रहे थे, मैंने देखा, मैंने रियलाइज किया, अंजुना बीच और बेनेलिया बीच दोनों बीच है, बट दोनों का अलग अलग अपना अपना मजा है इस तरीके से। बेनेलियम बीच रेतीला तथा उथला है, और बेनेलियम बीच जो है रेत से भरा हुआ है और उथला इस तरीके से। यह मछुआरों की पहली पसंद है, मतलब ज़्यादा डीप नहीं है, सीधा स्ट्रेट ज़्यादा है। तो यहाँ पे मछुआरों की पहली पसंद है कि मच्छी अच्छी पकड़ में आती है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती हैं। अब वहाँ बीच के ऊपर जो मछुआरे होते हैं, ठीक है, वो आते इतनी सारी मछलियाँ पकड़ के लेके जाते हैं, पर मज़े की बात है कि जितनी सारी मछली पकड़ जाती है यहाँ के बाजार, लोकल बाजार में बिक जाती है, लोकल बाजार में लोग खरीदते हैं उसको इस तरीके से। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। इनका निर्यात मतलब एक्सपोर्ट दूसरे स्टेट्स में और दूसरे तरफ जाती ही नहीं है, यहाँ पे ही वो खत्म हो जाती है, यहाँ पे ही बिक जाती है, एक्सपोर्ट्स नहीं होता उसका दूसरे स्टेट में भी। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। अब इसके अपोजिट जो अंजुना बीच है वो डीप ज्यादा है और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है, यहाँ पे जो बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ का हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यवसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। दोनों भी जो है बीच अलग अलग है। एक बीच में मछुआरे वो करते हैं बिजनेस पूरा, सेकेंड बीच में बॉलीवुड जो फिल्में होती है, शूटिंग्स होती है तो उसके लिए वो हायर होता है, तो वहां से उसका बिजनेस होता है। बट दोनों का बिजनेस अलग अलग होता है, पर दोनों भी फेमस बिजनेस के लिए है। इसके बाद में क्या होता है कि दोनों भी, ये पूरी फैमिली जो है पणजी शहर देखते रहती है। नेक्स्ट पैरा, घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुंचे। शाम के टाइम पे जो है घूम फिर के होने के बाद में कलिंगवुड बीच पर पहुंचते हैं ये लोग। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। ये गोवा का सबसे बड़ा बीच है, 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है इस तरीके से। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। वहाँ पे जो टूरिस्ट जो होते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा तादाद में जाते हैं, वहाँ पे विजिट करते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है, और यही रीजन है कि वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उनका बिजनेस का, वहाँ पे बहुत छोटे में शॉप्स लगाए हुए रहते हैं, तो ये उनका बिजनेस का एक पॉइंट होता है वहाँ पे इस तरीके से ये बीच। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है। और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स के भी रहते हैं, कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होता है, स्पोर्ट्स मतलब दिए जाते हैं, तो कुछ तो वो हैरत अंगेज भी है इस तरीके से, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। वो सिर्फ देखने में ही हैप्पी होते हैं और खुशी होती है इस तरीके से। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं, और आपको भी जो अलग अलग स्पोर्ट्स होते रहते हैं वहाँ पे समंदर किनारे पानी के अंदर से, तो आप भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, रुचि मतलब आपका जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप अपना ले सकते हैं और आजमा सकते हैं आपका लग इस तरीके से। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, इन्होंने बहुत सारे खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफी ऊंचाई से अथाह जल राशि को देखना जितना विस्मयकारी है उतना ही भयावह भी। उसने बोला पैराग्लाइडिंग में सब में ज्यादा मजा है मुझे, कितनी ऊंचाई से समंदर को पूरा देखना, ये मजेदार भी और बहुत डरावना भी, थोड़ा घबराहट वाला भी इस तरीके से, भयावह भी है। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम। दूर दूर तक पानी पानी और तेज हवा चल रही है और रस्सियों से लटके बोले हम, इस तरीके से बोला है। हम यानी मैं और मेरी पत्नी, ये दोनों भी पैराग्लाइडिंग में उड़ रहे थे। दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे, और दोनों भी थोड़ा डर रहे भी थे और खुश भी हो रहे थे साथ में। डर इस बात का थी
डर इस बात का था कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की थी कैसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। डर इस वजह से अगर रस्सी टूट गई या छूट जाती तो हम दोनों भी चले गए। खुशी इस बात की थी कि सीनरीज जो दिख रही थी ऊपर से उनको फर्स्ट टाइम देखा था इस तरीके से, और बहुत सचमुच बहुत अद्भुत था इस तरीके से। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। वहाँ पे ये लोग एक 4-6 दिन रहते, पर उनका एक ही डेली शेड्यूल होता था। दिनचर्या मतलब एक डेली शेड्यूल से क्या है, सुबह जल्दी उठना है, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक हार कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। सुबह जल्दी नाश्ता करना है, उसके बाद जल्दी जाना है घूमने फिरने, आने के बाद में शाम में थक हार कर फिर स्विमिंग पूल में थकान अपनी मिटाना। इस तरीके से उनका डेली बना हुआ था 4-5 दिन से। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। कोलवा बीच पर बोटिंग का भी एक एंजॉयमेंट किया। ठीक है, यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। वहाँ पे उन्होंने बीच के ऊपर डॉल्फिन फिश जो होती है वो भी देखी उन्होंने। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। डॉल्फिन फिश छोटी थी पर बच्चे जो थे साथ में उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट किया, वहाँ पे आनंद लिया। इस दौरान यहाँ की नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जो नवरात्रि होती है तो वहाँ पे भी गोवा में मनाई जाती है, तो वहाँ पे भी इनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वहाँ पे भी नवरात्रि चल रही है, उनको एक मनाने का मौका मिल गया। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। जैसा यहाँ पे उत्तर भारत में भी क्या होता है, गरबा के मनाया जाता है लड़कियों द्वारा, तो वैसा वहाँ पे भी होता है सेम इस तरीके से। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है, और यहाँ पे कुछ जगह पे इंडिया में मतलब कुछ जगह रावण का पुतला बना के जलाया जाता है दशहरे के दिन, वहाँ पे जलाया नहीं जाता है। वहाँ पे क्या होता है देखो, सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते, और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर लाई जाती। सब उठ के जो उनके बाइक्स होते हैं, वाहन होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जो गाड़ियाँ होते हैं वो धो लेते हैं, और बाद में उसकी एक मंदिर से पालकी लाई जाती है तो उसकी पूजा करते हैं, मतलब उसमें जाते हैं। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियों तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी संस्कृति परंपरा है। उसके बाद में एक विशेष एक पेड़ होता है, जैसे यहाँ पे हैप्पी दशहरा बोल के कुछ पेड़ की पत्तियां देते एक दूसरे को और विश करते रहते हैं इस तरीके से। इतने कम दिनों में गोवा का पूरा देश समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिम फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। और जो एक 4-6 दिन में पूरा घूमते गोवा पर हम समझ नहीं पाए, पर हम इतना समझ गए कि गोवा जो है वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ का कल्चर वो थोड़ा अलग है, पर हमारी जो इंडिया की सभ्यता है, हमारे जो इंडिया का जो कल्चर है वो भी वहाँ पे बसा हुआ है, वहाँ पे है, हमें देखने में आया इस तरीके से। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग चले जाते हो, लेकिन स्थायी लोग अपनी संस्कृति परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। जो टूरिस्ट होते हैं भले ही वो अपने वहाँ के इसके अंदर अलग कल्चर, अलग फैशंस के स्टाइल्स के अंदर आते हैं, चले जाते हैं, बट वहाँ के जो प्रॉपर लोग होते हैं, जो स्थायी लोग होते हैं वहाँ के, वो उनकी जो संस्कृति होती है, कल्चर होता है, वहाँ की जो परंपरा होती है, वो उसको पकड़े हुए वो निभाते रहते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था गोवा का। इस तरीके से गोवा मैंने जैसे देखा इस तरीके से था, तो गोवा के बारे में पूरा बताया होते हैं, वहाँ की सीनरी कुछ क्यों रहती है। सो कमेंट अस और लाइक अस दिस वीडियोस। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।